नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर अब अनिका अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लेती है, अब वहां पर किंग अब स्टैचू की तरफ देखकर कहते हैं कि इसको कुकिंग का ही सारा काम बता दो, तुम सिर्फ इसे आज ही बताओगी, उसके बाद कल से ये खुद ही सारा काम करेगी। अब स्टैचू भी अनिका को वहां पर किंग के लिए खाना बनाने के लिए ले जाती है। अब अनिका वहां पर सोचती है कि सच में यहाँ पर कुकिंग भी वो भी प्रैक्टिस के साथ, इसलिए अनिका वहां पर हैरान होती है क्योंकि उसे यहाँ पर किंग की पसंद का खाना बनाना था। इधर स्वाति मल्होत्रा की गुफा में भी रोहित आज की अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लेता है। उसके बाद स्वाति मल्होत्रा उसे एक बुक को पढ़ने के लिए देती है, जिसे वो साफ साफ कहती है कि इस बुक को पढ़ने के बाद तुम्हें पानी पे चलने की प्रैक्टिस वाटर फाइटिंग में मदद मिलेगी। अब यहाँ पर रोहित भी अब उस बुक को लेकर चला जाता है। तब बूढ़े बाबा अब स्वाति मल्होत्रा से कहते हैं कि उस दिन जब मैं फाइटिंग कर रहा था तो तब ये रोहित की फाइटिंग कुछ अलग थी, लेकिन आज तो इसकी फाइटिंग में बहुत ही अच्छी थी। इवन वो तो मैडम आपको टक्कर दे रहे थे, ऐसा क्यों? बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा ने कहा, उस दिन जब तुम फाइटिंग कर रहे थे तो उस समय रोहित मारवा सीख रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर फाइटिंग किंग सीख रहा था, इसलिए ही ये फर्क था। स्वाति मल्होत्रा और बूढ़े बाबा दोनों ही बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अब राजीव गुलेरिया अब तक अपने पैलेस में पहुंच गया था। राजीव गुलेरिया आज बहुत ही आग बबूला हो रहा था। वो अब शीला और दमयंती के नाम को अब जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि जैसे ही उसने किशन मल्होत्रा की सारी ही बातें सुनी उसके बाद अब उसका शक, क्योंकि पता तो उसे पहले से भी लग गया था, लेकिन वो एक बार कंफर्म करना चाहता था और कंफर्म अब होने के बाद अब वो जोर से चिल्लाते हुए दमयंती और शीला का नाम पुकार कर बाहर से ही चिल्लाता हुआ अंदर आ रहा था। इधर राजीव को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही अब शीला और दमयंती दोनों ही अब जल्दी से अपने कमरे से बाहर आती हैं। जैसे ही वो बाहर आती हैं तो वो देखते हैं कि नीचे हॉल में राजीव उन दोनों का ही नाम पुकार रहा था और उसका गुस्सा साफ साफ उसके चेहरे पर देखा जा रहा था। उसे गुस्से में ऐसे ही तिलमिलाता हुआ देखकर अब शीला और दमयंती दोनों ही अब उसके सामने आ गई थी। यहाँ उसके सामने आने के बाद अब शीला राजीव से कहती है, क्या हुआ है राजीव, तुम हमारे नाम को इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों तुमने पूरे ही पहले इसको अपने सिर पर उठा रखा है? अब शीला की इस बात पर अब राजीव उन दोनों के गले को एकदम से ही अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और अब उन्हें दोनों को ही अपने अपने एक हाथ से उसके गले को पकड़कर उन्हें दीवार की तरफ लेकर उन्हें उस दीवार की तरफ धक्का देता है और धक्का देते हुए अब कहता है, तुम दोनों ने अंजलि के बच्चों के साथ क्या किया था? मुझे सच सच बताओ। अगर तुम सच में जीना चाहती हो तो आज मुझे तुम दोनों के मुंह से सच सुनना है। देखो, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं तुम दोनों की नस नस से वाकिफ हूँ कि तुम दोनों कितनी ही चालाक हो, इसलिए अब मैं बस तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने अब की बार कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम जो भी होगा वो तुम दोनों के लिए ही होगा, क्योंकि वो तुम दोनों की ही गलती होगी। इसलिए मुझसे चालाकी करने की कोशिश तो अब की बार बिल्कुल भी मत करना। मुझे सिर्फ अब सच सच बताना जो मैं जानना चाहता हूँ। राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब शीला और दमयंती दोनों ही अब अपने हाथों से बहुत ही कोशिश करती हैं कि वो अपने गले से राजीव गुलेरिया के हाथों को हटाएं। एक तरफ जहां पर शीला अपने दोनों ही हाथों से राजीव के हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश करती है तो वहीं दूसरे हाथ को अब दमयंती अपने गले से हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन राजीव गुलेरिया की ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो दोनों कुछ भी कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया के दोनों ही हाथों ने उसकी दोनों की गर्दन को पकड़ा हुआ था।
दमयंती अब ऐसे ही राजीव से कहती है, मैं बताती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने अब ऐसे ही कुछ देर और पकड़े रखा तो फिर तो हमारे प्राण तो वैसे ही निकल जाएंगे, फिर तुम सच तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। दमयंती ये सब कहते हुए बीच बीच में सांस लेकर अपनी बातों को रोकते हुए ये सब कह रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में दमयंती का दम अब घुटने लगा था। दमयंती की अब ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया अपनी ग्रिप को अब उसके गले से थोड़ा सा ढीला छोड़ देता है, ताकि वो साफ साफ जो भी बात कहे वो उसके कानों तक साफ साफ सुनाई दे। यहाँ दमयंती और शीला खुद को अब राजीव की पकड़ से खुद को अब छुड़ाती हैं। यहाँ अब वो दोनों ही उसके हाथों की ग्रिप से छूटने के बाद अब लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। उन दोनों को इस तरह से ऐसे सांसें लेता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में अगर कुछ सेकंड के लिए और राजीव उन्हें ऐसे ही पकड़ता तो उनका दम तो ऐसे ही घुट जाना था। यहाँ अब दमयंती अब थोड़ा सा सांस लेने के बाद अब खुद को रिलैक्स करती है और अब वो राजीव गुलेरिया से कहती है, देखो राजीव, मैं मानती हूँ कि मैंने अंजलि के बच्चों को किडनैप किया था, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, क्योंकि सच में मैंने जो किया था उसे मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी इंटेंशन उन्हें नुकसान पहुँचाने की बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसके बच्चों को किडनैप किया था लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे तो लगा था कि अंजलि तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंजलि के बच्चे को किडनैप करके उनके साथ उसके बच्चों को अपने बच्चे के साथ बदल दूंगी, ताकि मेरे बच्चे को तुम्हारा प्यार मिले, क्योंकि मेरे बच्चे के ऊपर भी तो तुम्हारा हक था, उन्हें भी तो तुम्हारा प्यार चाहिए था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरे बच्चे को उतना प्यार कभी भी नहीं दे सकते हो जितना तुम अंजलि के बच्चे को देते, क्योंकि अंजलि और तुम्हारा रिश्ता सो किसी से छिपा ही नहीं था, और मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है वो तो मैं जानती हूँ कि कैसे था, इसलिए ही शायद तुम उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए ही मैंने बस यही तरकीब निकाली थी कि मैं बच्चों को एक्सचेंज कर दूंगी, उसके बाद मेरे बच्चों को एक बाप का प्यार मिलेगा, इसलिए ही मैंने उसके बेटे का किडनैप कर लिया था और मैं उसे लेकर बाहर जाने ही लगी थी कि तभी उस हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोगों ने मुझसे उन बच्चों को छीन लिया था, क्योंकि मैंने जो प्लान सोचकर मैंने उस बच्चे का किडनैप किया था वो पूरा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे हाथों से वहां बाहर मौजूद लोगों ने ही उसे छीन लिया था। ये कहते हुए अब दमयंती एक पल के लिए खामोश हो जाती है, और दमयंती अब एक उम्मीद से राजीव को देख रही थी कि राजीव उसकी इन बातों पर यकीन करे। या राजू भी अब अपनी एक आईब्रो को अब थोड़ा सा उकसाकर ऊपर करके अब दमयंती की बातों को ही सुन रहा था, क्योंकि राजीव को भी गुस्सा बहुत ही आया हुआ था, लेकिन अब जो बात दमयंती कह रही थी वो उस बात को अच्छे से सुनना चाहता था, इसलिए अभी वो कुछ पल के लिए शांत था। या अब दमयंती राजीव को इस तरह उसकी बातों को सुनता हुआ देखकर अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मेरा यकीन करो राजीव, मैं अंजलि के बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी तो खुद एक बेटी मुझसे ही अलग हो गई थी। ये सुनकर तो अब राजीव का गुस्सा और भी बढ़ गया, और वो अब दमयंती से कहता है, क्या सच में तुमने ट्विंस को जन्म दिया था दमयंती? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने ट्विंस को जन्म दिया था। राजीव के इस सवाल में एक रोब था जिसे सुनकर अब दमयंती डर गई थी, क्योंकि ये बात तो दमयंती भी अच्छी तरह से जानती थी कि दमयंती ने ट्विंस को जन्म नहीं दिया था, जुड़वा बच्चों को जन्म नहीं दिया था। और अब वो डर कर अब वो कहती है, नहीं मैंने नहीं, वो अंजलि ने ट्विंस को जन्म दिया था। अब राजीव की बात पर इतना, अब राजीव की उसे धमकी में इतना रोब था कि अब दमयंती के मुंह से सीधा सीधा ही सच निकल जाता है कि नहीं, जुड़वा बच्चों को मैंने जन्म नहीं दिया बल्कि अंजलि ने दिया था, इसलिए मैंने उस समय उसके बेटे को ना चुरा कर मैंने उसके दोनों ही बच्चों को वार्ड से चुरा लिया था। लेकिन सच में राजीव, मेरा यकीन करो, मैं उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद उस समय प्रेग्नेंट थी, मैं खुद एक माँ बनने वाली थी, तो भला मैं उसके बच्चों को नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी। अंजलि के बेटे को मुझसे उस समय छीन लिया गया था, जैसे मैंने बताया कि बाहर कुछ लोगों ने उन्हें मुझसे छीन लिया, लेकिन मैंने उनकी बच्ची के लिए उस समय बहुत ही फाइट की थी।
उसके बाद दमयंती को उसके बाद जो हुआ, दमयंती अब राजीव को सब बता देती है कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। और वो अब अपनी बेटी को अंजलि की बेटी से बदलकर उसे अंजलि तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि उसने जब अंजलि की बेटी को बचाया था तो उसे इसी मकसद से बचाया था। लेकिन उसकी माँ ने उसके सारे ही बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया था। उसकी माँ ने सब कुछ खराब कर दिया। अब उन्हें राजीव के ऊपर भी इतना गुस्सा था, उसकी माँ को, कि अब रुद्रमा देवी को भी राजीव पर इतना गुस्सा था कि वो उसकी दोनों ही बेटियों को ही जान से मार देना चाहती थी, क्योंकि रुद्रमा देवी ने तो ये कंफर्म ही नहीं किया था कि ये दोनों बेटी दमयंती की हैं भी या नहीं। अपनी बात को पूरा करने के बाद अब दमयंती एकदम से ही खामोश हो जाती है, और अब वो कुछ पल खामोश रहने के बाद अब वो फिर से कहती है, तुम्हें करण के बच्चे से इतना लगाव अचानक से क्यों हो गया है। अब दमयंती को यहाँ पर राजीव के ऊपर शक होता है। अब इस सवाल पर राजीव कहता है, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से मतलब रखो। मुझे किससे लगाव होना चाहिए और किससे नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती हो, और मैं तुम्हें ये सोचने का हक भी नहीं देता। और दमयंती को इतना कहने के बाद अब राजीव अब शीला को देखकर कहता है, अब तुम अपना मुंह खोलोगी या तुम्हें फिर से ऐसी ही कोई पनिशमेंट चाहिए? किस चीज का इंतजार कर रही हो तुम अपना मुंह खोलने का? क्योंकि जिस तरह से दमयंती ने सब कुछ बक दिया, इसलिए वो सब बकने के लिए अब तुम भी अपना मुंह खोलो कि तुमने कौन से कांड किए हैं। या शीला कुछ देर तक सोचने के बाद अब शीला कहना शुरू करती है, मैंने तो बस तुम्हारा बदला लिया था राजीव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम तो जानते ही हो कि उस करण और अंजलि दोनों ने ही तुम्हें धोखा दिया था अंजलि, इसलिए मैंने उसी बदले को पूरा किया है। अंजलि के बच्चे तुम्हें उस धोखे की हमेशा ही याद दिलाते। जब जब तुम उसके बच्चों को देखते तो तुम उसके दिए हुए धोखे को कभी भूल ही नहीं पाते। इससे पहले कि तुम उनके बच्चों को देखते और तुम्हारे दिल पर हर रोज ही खंजर चलते, उससे पहले ही मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरा इंटेंशन बस उन्हें मारने का यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके बच्चों को देख देख कर हर बार उस धोखे को याद करो। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने जब उन्हें मारने की कोशिश की तो वो कैसे बच गए, क्योंकि वो बच्चे मरे नहीं बल्कि बच गए थे। शीला की ये बात सुनकर अब राजीव उसे अब गुस्से में देखते हुए कहता है, अगर मुझे पता चला ना शीला कि तुमने अभी मुझसे झूठ बोला है तो याद रखना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अपनी मौत के लिए तुम बिल्कुल ही तैयार रहना, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें खुद भगवान भी आकर मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब तेजी से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, और यहाँ पर अब शीला और दमयंती दोनों की जान में अब जान आती है, क्योंकि राजीव का गुस्सा जितना बढ़ चुका था कि आज ये दोनों उसके गुस्से के सामने मजबूर हो गई थी अपने मुंह से सब कुछ सच कहने के लिए। जैसे ही अब उन्हें राजीव वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो अब वो सोचती हैं कि सच में आज तो वो बाल बाल बची है, नहीं तो वो मर ही जाती। यहाँ शीला अब दमयंती पर गुस्सा होते हुए कहती है, अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी उस राजीव को सच बताने की? अगर तुम सच नहीं बताती तो मुझे भी अपना मुंह नहीं खोलना पड़ता। तुमने सारा का सारा किया कराया काम खराब कर दिया। तुम झूठ भी तो कह सकती थी। अब शीला की इस बात पर अब दमयंती देवी कहती है, हाँ, कहने को तो मैं कुछ भी कह सकती थी, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि क्या तुमने राजीव का गुस्सा देखा? अरे उसका गुस्सा साफ साफ बता रहा था कि आज उसके हाथों से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती अगर आज हम फिर से झूठ बोलते तो। लेकिन हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये राजीव को करण के बच्चों से इतना लगाव क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि उसे अब करण के बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है। इस बात पर अब शीला कहती है, इसे करण के बच्चों से नहीं, इसे अंजलि के बच्चों से लगाव हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे अंजलि के हैं, इसलिए वो अंजलि के बच्चों से लगाव है। इससे पहले कि पूरा प्लान खराब हो जाए, मुझे उनसे मिलना ही होगा। ये कहते हुए ही शीला अब अपने रूम की तरफ अपनी फिर से किसी नई प्लानिंग को अंजाम देने के लिए जाने लगती है। तो यहाँ पर दमयंती अब अपनी जगह पर ही खड़े होकर अब सोच में पड़ जाती है। दमयंती अभी यही सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये बात इतनी सीधी नहीं लग रही है। मुझे इस बात में कोई ना कोई झोल लग रहा है
क्योंकि मुझे ये बात जितनी सीधी दिखाई दे रही है क्योंकि ये बात जितनी सीधी दिख रही है वो उतनी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर है जो राजीव खुलकर कह नहीं रहा है, लेकिन वो क्या बात हो सकती है जो राजीव जानता है लेकिन वो किसी को कह नहीं रहा। वो हम लोगों से भी उस बात को छिपा रहा है। एक तरफ दमयंती यहाँ पर अभी भी राजीव गुलेरिया पर शक कर रही है कि अब उसे इस बात के बारे में अब हर हाल में जानना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब तक कैप्टन सुजैन ने अपनी पूरी टीम को अब तक तैयार कर लिया था उस गांव में जाने के लिए, और अब उन्होंने इंस्पेक्टर अब्बास के फोन का बस वो इंतजार कर रहा था कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास की प्लानिंग के अनुसार ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था। यहाँ पर कैप्टन सुजैन ने अपनी पूरी ही टीम को सारे ही इंस्ट्रक्शन अच्छे से दे दिए थे, और अब उसने उन्हें बता दिया था कि किसे किस गांव में जाना है, किसे कितनी सावधानी बरतनी है, किसका क्या काम है। उसने सब कुछ ही अच्छे से डिवाइड कर दिया था। जहां एक तरफ पेरिस में ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में हंसराज मारवा और पंकज मारवा दोनों ही एक गहरी सोच में थे। इन दोनों को ऐसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बारे में अभी भी वो सोच ही रहे थे। पंकज अब अपने भाई से कहता है, मुझे तो लगा था कि इस रोहित की याददाश्त चली गई है और हम इसे अब अपने इशारों पर नचाएंगे, क्योंकि जब से मुझे पता चला था तो सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन ये तो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, क्योंकि इस पर तो हमारी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इसका क्या करें हम। ये तो हमारे हाथों से पहले से भी बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं कि हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, इसके बारे में तो हमें सोचना ही होगा, क्योंकि हमने क्या सोचा था कि इसके साथ हम वही करेंगे जो हमने 15 साल पहले करने की कोशिश की थी, और उस वक्त हम असफल हुए थे। लेकिन इस बार हम जरूर जीतेंगे। कितना सुकून मिला था ना मुझे इसके बाप के सामने ही इसे मारा था, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि ये लड़का उस वक्त जिंदा कैसे बच गया था। इतने ऊपर से उसे खाई में धक्का दे दिया गया था, लेकिन फिर भी इसकी किस्मत को तो देखो, ये फिर भी बच गया। हंसराज मारवा की ये बात सुनकर अब पंकज कहता है कि कहीं तुम दोबारा वही तो करने का नहीं सोच रहे हो ना, क्योंकि जिस तरह से ये हमारी बातें नहीं सुन रहा है उस तरह से कहीं तुमने फिर से वैसी तो कोई प्लानिंग नहीं कर दी। जो इस बात पर अब हंसराज मारवा हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, और वो एक सरकास्टिक समाइल में बस उसी की तरफ देखते हैं। ये देखकर अब पंकज मारवा कहता है, तुम जानते हो ना, अगर वो रोहित इस बार मर गया तो उसके बाद ये सब कुछ उसका बेटा यानी कि आर्यन संभालेगा। अरे अगर रोहित को कुछ भी हो जाता है तो ये याद रखना कि हमें तो फिर भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। इस मारवा कंपनीज को लेकर आर्यन और अलेक्जेंडर के बीच में ऐसी चिंगारी लगाऊंगा कि जिसकी वजह से उन दोनों ही भाइयों का रिश्ता जलकर राख हो जाएगा, और ये इन दोनों का ही इन सब चीज़ों में कोई हक ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे ही जल बुन जाएंगे। हंसराज मारवा की ये बात सुनकर अब पंकज मारवा कहता है, तब ठीक है, अगर तुमने पहले से ही ये सब प्लानिंग कर रखी है तो बस अगर तुम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो मेरी एक बात याद रखना कि उस अनिका गुलेरिया को हैंडल सबसे पहले करना होगा, क्योंकि अगर उसे पहले हैंडल नहीं किया तो फिर तो हम फिर से इस काम में फिर से असफल हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें याद तो है ना कि पिछली बार कैसे उसने कंपनी को कितने अच्छे से संभाल लिया था, और माँ ने भी उसे ही कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया था। अब वो उसे उस बात की याद दिलाता है जब शक्तिशाली गैंडे से रोहित की लड़ाई हुई थी, और रोहित तब यहाँ से यूएस के लिए वहाँ पर लंदन के लिए चला गया था। तब अनिका ने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ का सारा ही कार्यभार संभाला था। अब ये सुनते ही हंसराज मारवा भी कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, इस अनिका का क्या करना है ये तुम देविका पर छोड़ दो, क्योंकि इस काम को तो देविका अच्छे से करना जानती है।
अनिका और आयशा दोनों को ही मैं मारवा हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ये कभी मारवा हाउस में की शक्ल तक नहीं देख पाएगी तो कंपनी को संभालना तो बड़े दूर की बात है। अब ये कहते हुए हंसराज मारवा अब जोर जोर से हंसने लग जाता है, जैसे किसी डेविल ने अपना पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने के साथ साथ उसे प्लान बनाने के साथ साथ उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया हो। तो वहीं पंकज मारवा अब अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में राजमहल में धनंजय पीरामल अभी लतिका को चेस गेम खेलना सिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि आज लतिका उनके साथ चेस का गेम खेले। ये देखकर अब लतिका कहती है, बड़े मामू आप रिया के डैड के साथ ये गेम क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि रिया हमेशा ही कहती है कि उसके डैड बहुत ही अच्छा गेम खेलते हैं और वो भी चेस का। उसने बोला है कि उसके डैड को कोई भी नहीं हरा सकते, और इवन उसके डैड के साथ साथ उसके दोनों भाई भी, क्योंकि उसके दोनों भाई आर्यन और अलेक्जेंडर को भी चेस का गेम खेलना बहुत ही पसंद है। लतिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि जरूर जरूर खेलेंगे, लेकिन अब मैं उनके साथ फिर कभी खेलूंगा। अभी तो मुझे आपके साथ खेलना है। अब चलो इस गेम पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हें इस गेम को सीखना भी तो है। यहाँ धनंजय और लतिका दोनों ही अभी अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इधर लतिका बस बार बार अपना फोकस इस गेम से हटाकर इधर उधर की बातें कर रही थी, क्योंकि लतिका को ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये उसकी हॉबी नहीं थी। इवन लतिका तो इन सब गेम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पता नहीं क्यों। लेकिन आज लतिका को देखकर अब धनंजय को राहुल की याद आ रही थी। या धनंजय पीरामल अब अपनी सोच में ही थे कि तभी उनके कानों में अब एक सर्वेंट की आवाज आती है कि सर, वो कैलाश अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सर्वेंट की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि ठीक है, तुम उन्हें वहीं नीचे बैठाओ, तब तक मैं नीचे आता हूँ। इस बात पर अब वो सर्वेंट भी हाँ में अपना सिर झुकाकर अब वहां से धनंजय को ग्रीट करते हुए चला जाता है। या धनंजय अभी उस सर्वेंट के जाने के बाद अब धनंजय लतिका की तरफ देखते हैं और अब वो लतिका से कहते हैं, अभी जो मैंने तुम्हें सिखाया है लतिका, उसे याद रखना, और अब जो मैंने तुम्हें अब तक सिखाया है तुम उसकी प्रैक्टिस करो, तब तक मैं वापस आता हूँ। लेकिन हाँ, ध्यान रहे तब तक तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है। इस बात पर अब लतिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि लतिका तो खुद भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि एटलीस्ट उसे कुछ समय तो मिला, नहीं तो आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस गेम की वजह से आज वो पागल ही हो जाएगी। धनंजय पीरामल भी अभी अपनी जगह से उठकर अब लतिका को ये सब बोलकर नीचे की तरफ जाने लगते हैं, और वहां जाने के बाद अब एक फीमेल सर्वेंट से अब धनंजय कहते हैं, तुम जाकर लतिका के पास उसे नीचे मत तुम जाओ लतिका के पास जाओ, उसे नीचे बिल्कुल भी मत आने देना। इस बात पर अब वो सर्वेंट भी कहती है ओके सर। ये कहते हुए ही वो सर्वेंट अब लतिका के रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर धनंजय और लतिका दोनों ही लतिका के रूम में ही चेस खेल रहे थे। यहाँ धनंजय पीरामल अब कैलाश अधिकारी को सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा करते हैं। अब और इधर उन्हें इशारा करने के बाद वो पास वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। अब धनंजय के बैठने के बाद अब कैलाश अधिकारी भी उसके द्वारा पॉइंटेड किए गए सोफे पर उसके सामने कैलाश अधिकारी अब बैठ जाते हैं, और अब वो बैठे ही थे और अब तक अब बड़ी रानी अभी वो बैठे ही थे कि तभी अब तक बड़ी रानी और कवीनालिशा भी वहां पर आ जाती हैं और वो वहां पर बैठ जाती हैं। अब धनंजय पीरामल अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आप कितने सालों से यहाँ की सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं? इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहता है, सर पिछले 6 साल से मैं राजमहल की पूरी सिक्योरिटी को देख रहा हूँ। इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने राजमहल की सिक्योरिटी को लेकर कुछ सोचा है, मैंने कुछ प्लानिंग की है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कैलाश अधिकारी भी अच्छे से जानते थे कि राजमहल की सारी सिक्योरिटी को तो किंग खुद देखते थे। इसलिए अब वो अपने कंफ्यूजन को दूर करते हुए अब कैलाश अधिकारी धनंजय से कहते हैं, लेकिन राजमहल की सिक्योरिटी तो मिस्टर किंग के हाथों में है ना, और यहाँ पर उनके ही आदमी हैं, क्योंकि वही अपनी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सब कुछ अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं।
अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ बुकिंग करते हैं, लेकिन किंग बैक फूड पर राजमहल में सिक्योरिटी देती हैं, लेकिन फ्रंट फूड पर तो हम मेरे और आप जैसे लोग ही देंगे ना। खैर इन सभी बातों को छोड़िए, किंग दे या हमारे लोग दे, मुझे आपके आदमियों की फाइटिंग स्किल्स मैंने आपके आदमियों की फाइटिंग स्किल्स तो देखी है। आप अपने आदमियों से कहिए कि वो मुझे गार्डन में आकर मिले, क्योंकि मैं उन्हें पास से ये सब देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितने एक्सपर्ट हैं। ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, ठीक है सर, आप उनका टेस्ट ले सकते हैं। ये कहते हुए अब कैलाश अधिकारी वहां से जाने लगते हैं। यहाँ अभी धनंजय पीरामल अब आलिशा से कहते हैं, कल मॉर्निंग में मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्किल को देखना है। आखिर तुम्हारी फाइटिंग स्किल कैसी है? कहीं अपनी माँ के कहने पर तुमने फाइटिंग छोड़ तो नहीं दी? इस बात पर अब आलिशा बड़ी रानी की तरफ देखने लगती है। तो यहाँ पर अब बड़ी रानी कहती है, भाई आपने ही तो कहा था ना कि आलिशा को अपनी फाइटिंग स्किल को सभी से छुपाना होगा, वरना राजमहल के दुश्मन उनकी फाइटिंग स्किल को देखकर अलर्ट हो जाएंगे। तो अब आप ही ये बात कर रहे हो। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, क्योंकि वो सब तो मैंने इसकी सिक्योरिटी को देखते हुए बोला था। और हाँ आलिशा, अब तक अपनी आंखों के सामने जितने भी राजमहल के दुश्मन आए हैं उनके बारे में हमें बताएं, क्योंकि अब पिछले 15 साल में जो कुछ भी हुआ है, जितने भी दुश्मन तुम्हारे सामने तुम्हारे किसी भी तरह से तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं या किसी भी तरह से वो राजमहल में फूट डालना चाहते हैं, मुझे उनकी पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब आलिशा अब उन्हें सारा ही सच बताने लगती है जो पिछले 15 सालों में हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में अब तक अनिका ने बड़ी ही मेहनत के साथ बूढ़े किंग के लिए खाना बना दिया था। किंग के लिए खाना बनाने के बाद अब वो सारे ही खाने को एक सर्विंग बाउल में डालकर अब उसे ट्रॉली में रख देती है और अब वो पूरे ही किचन को अच्छे से साफ करने के लिए लग जाती है, क्योंकि खाने को एक साइड ट्रॉली में रखकर अब अनिका सबसे पहले किचन को साफ करती है, क्योंकि जैसे कि स्टैचू ने अनिका को कहा था, अनिका बिल्कुल सारा काम वैसे ही करती है। अनिका के शरीर में बिल्कुल भी पसीना नहीं था। उसने अपने काम को पूरा किया। वो ट्रॉली को लेकर जल्दी से एलिवेटर के पास जाने ही वाली थी कि तब भी वहां पर अब बूढ़े किंग की अब वो स्टैचू आ जाती है और वहां पर आकर अब वो अनिका से कहती है, किंग छोटे युवराज के रूम में हैं। मेरे ख्याल से आपको वहीं पर ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर किंग वहां पर है तो आप उनका खाना वहीं पर ही लेकर चली जाइए। स्टैचू की ये बात सुनते ही अनिका भी कहती है, ठीक है मैं उधर ही जाती हूँ। इसके बाद अब वो एलिवेटर से 7th फ्लोर पर आ जाती है। जैसे ही वो वहां पर आती है तो वो अब अलेक्जेंडर के रूम की तरफ जाने लगती है। अब जैसे ही अनिका अलेक्जेंडर के रूम के पास आ जाती है तो वो देखती है कि उस रूम का दरवाजा तो खुला हुआ था। इसके बाद भी अब अनिका कमरे के अंदर नहीं जाती, क्योंकि दरवाजा खुला होने के बावजूद भी अनिका दरवाजे को नॉक करने लगती है। और उसने जैसे ही अनिका ने दरवाजे को नॉक किया तो अंदर से किंग की आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। और अब किंग की आवाज सुनते ही अनिका भी अंदर आ जाती है। जैसे ही अनिका अब अलेक्जेंडर के रूम में आती है तो वो देखती है कि किंग अलेक्जेंडर के पेट एनिमल्स के साथ खेल रहे थे। उन्हें अब ऐसे पेट्स के साथ खेलता हुआ देखकर अब अनिका को सच में अलेक्जेंडर की याद आ रही थी, क्योंकि अलेक्जेंडर भी हमेशा अपने पेट एनिमल्स के साथ ऐसे ही खेलता था। उसे पता था कि अलेक्जेंडर अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर अलेक्जेंडर अभी यहाँ पर होता तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही अपने एनिमल्स के साथ खेल रहा होता, जिस तरह से यहाँ पर बूढ़े किंग इन पेट एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं। वो भी इन पेट एनिमल्स के साथ ऐसे ही ट्रीट करता। अब अनिका किंग से कहती है कि आपका खाना तैयार है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ठीक है तुम टेबल पर लगा दो। और ये कहते हुए भी अब किंग बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं। और अब वो कुछ ही देर में जब अपने हाथों को धोकर अब वहां पर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि अनिका ने उनके लिए प्लेटें लगा दी थी।
और उतने ही पोर्शन में अब उसने खाना भी डाल दिया था जितना कि किंग हमेशा से ही खाते हैं। किंग अब सोफे पर बैठकर खाने की प्लेट को अपने हाथ में लेकर अब उसे बड़े ही ध्यान से देखते हैं। किंग को ऐसे उस खाने को ध्यान से देखता हुआ देखकर अब अनिका एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि पता नहीं ये यहाँ पर रोहित के नाना को उनका बनाया हुआ खाना पसंद भी आएगा या नहीं। अनिका अब बड़े ही ध्यान से बस उसी को ही देख रही थी, इसलिए किंग को ऐसा करता हुआ देखकर अब अनिका अपने मन में सोचती है कि आखिर ये खाने को ऐसे क्यों देख रहे हैं। क्या उन्हें सच में मेरा बना हुआ खाना पसंद नहीं आया? क्या वो बस इसकी शक्ल देखकर ही अपना कोई डिसीजन बना लेंगे?